गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 794 पर आज यूपी पीसीएस के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 794 तक पहुंच सकते हैं। सिविल सर्विसेज स्टडी के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, सभी का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। आज जो पेज का बैकग्राउंड है वो हल्का ग्रीन रखा है, ठीक है, वाइट से। देखते हैं कैसा लगता है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया कौन था? कौन था वो था राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर बी। तो राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका योग्यतम पुत्र राजेंद्र प्रथम सम्राट बना और उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। और राजेंद्र प्रथम का जो काल है वो चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष का काल था। राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा जाता है कि उसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? चोल साम्राज्य की नींव किसके द्वारा डाली गई थी 9वीं शताब्दी में? विजयालय के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी, जो आरंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। विजयालय उसने 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में ले लिया और इस समय पल्लवों एवं पांड्यों में निरंतर संघर्ष चल रहा था और पांड्यों की निर्बल शक्ति का लाभ उठाकर विजयालय ने तंजौर पर अधिकार जमा लिया और वहां उसने दुर्गा देवी का एक मंदिर बनवाया और विजयालय ने लगभग 871 ईस्वी तक राज किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? इनमें से कौन सी कोई एक चोल प्रशासन की विशेषता है? राज्यों के मंत्रियों को समस्त अधिकार नहीं थे। कर संग्रह प्रणाली का सस्ता और उचित होना, यह भी गलत है। साम्राज्य का मंडलम में विभाजन, ये भी नहीं था। ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, ये थी बी। तो चोल प्रशासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता वह असाधारण शक्ति तथा क्षमता है जो स्वायत्तशासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। वस्तुतः इस काल में स्वायत्त शासन पूर्णतः गांव में ही क्रियान्वित किया गया। नंबर 4 पर आ जाइए। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वह कहाँ है? चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वो कहाँ पर है? उत्तर मेरूर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समितियों की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण जो है हमें उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों के माध्यम से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। चोलों का राज्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में फैला था? चोलों का राज्य फैला था कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग पर, तो डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों से लेकर कुमारी अंतरीप तक विस्तृत भूभाग प्राचीन काल में तमिल प्रदेश का निर्माण करता था। इसमें कोरोमंडल तट तथा दक्षिण के कुछ भाग यथा इसमें उरेयूर, कावेरीपट्टनम, तंजौर आदि चोलों के अधिकार में थे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। शिव की जो दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा है उनको किस रूप में प्रदर्शित करती है? नृत्य करते हुए, विश्राम करते हुए, ध्यान मग्न की अवस्था में, या फिर शिक्षक या गुरु के रूप में? शिक्षक के रूप में। तो शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु या शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है, शिव को। और इस रूप में शिव अपने भक्तों को सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हुए माने गए हैं। नंबर 7 पर आ जाइए। प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को बेगी से जोड़ता था? प्राचीन भारत में तगर, ऑप्शन नंबर ए। तो तगर प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था
यह कल्याण तथा वेगी के मध्य स्थित था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। चालुक्यों की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? चालुक्यों की राजधानी थी बातापी, ठीक है, या बादामी। तो बीजापुर जिले के बातापी नामक प्राचीन नगर का आधुनिक नाम है बादामी, ठीक है। और छठी 7वीं शताब्दी में यह चालुक्यों की राजधानी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। शिल्पाधिकारम का लेखक कौन है? शिल्पाधिकारम का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस प्रश्न पर, हर तरह से बनाया है। इलंगो अडिगल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ये पौत्र था किसका? करिकाल का, ठीक है, यानी पोता। तो शिल्पाधिकारम का लेखक इलंगो अडिगल था और यह संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है शिल्पाधिकारम। और इसका लेखक इलंगो अडिगल चोल नरेश करिकाल का पौत्र था, पौत्र। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? संगम साहित्य में हुआ है चोलों का, पांड्यों का, चेर का, कदंब का नहीं हुआ है। तो संगम साहित्य में केवल चोल, चेर, पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। और इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर प्रकाश पड़ता है। कदंब राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। 11वां प्रश्न है, कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है बताइए? ग्रीक या तमिल? ग्रीक तमिल, तमिल में है, ठीक है। तो कुरल तमिल साहित्य का बाइबल या लघु वेद माना जाता है। इसे मुप्पाल भी कहा जाता है। इसकी रचना सुप्रसिद्ध कवि ने की थी, उनका नाम है तिरुवल्लुवर, ठीक है। तिरुवल्लुवर रचनाकार हैं किसके? कुरल के। क्वेश्चन नंबर 12 पर अजय निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक था? कंबन कुट्टन, नन्नन, टिक्कण, बताइए। कंबन था, कंबन। तो कंबन ने 12वीं शती ईस्वी में तमिल रामायणम या रामावतारम की रचना तमिल भाषा में की थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस ऋषि के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? उन्हें किन्हें? वहाँ के लोगों को। किस ऋषि के बारे में ऐसा कहा जाता है? शंकराचार्य नहीं है, एलिमिनेट कर दीजिए। वशिष्ठ नहीं है, एलिमिनेट कर दीजिए। या तो अगस्त या विश्वामित्र। अगस्त हैं, ठीक है, ऋषि अगस्त्य। तो दक्षिण भारत के आर्यकरण का श्रेय जाता है महर्षि अगस्त्य को। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कदंब राजाओं की राजधानी थी? कदंब राजाओं की राजधानी बादामी नहीं थी, कांची नहीं थी, तंजौर नहीं थी, बनवासी थी, बनवासी। तो कदंब राजाओं की राजधानी बनवासी थी। इस राजवंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी और कदंब राज्य को पुलकेशिन दुत्त ने अपने राज्य में मिला लिया था। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 15वां प्रश्न है, संगम युग में उरेयूर निम्नलिखित में से किस लिए विख्यात था? क्या संगम युग में उरेयूर मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, या कपास के व्यापार यानी सूती वस्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, या आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था? क्या था उरेयूर? एलिमिनेट करेंगे तो मसाले को हटा दीजिए। मसालों के व्यापार का व्यापारिक केंद्र नहीं था, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र नहीं था, आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। यह था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र यानी सूती वस्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था संगम युग में उरेयूर। तो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के तट पर अवस्थित उरेयूर संगमकालीन महत्वपूर्ण नगर था। संगम युग में यह सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। इसका विवरण जो है वो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, जो एक पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक,
उसमें मिलता है। और पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के लेखक कौन है? विल्फ्रेड एच शॉप। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा हुआ है कई बार प्रश्न, लोअर पीसीएस में भी अपर पीसीएस में भी, यूपी में, कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी किसकी रचना है। बहुत सारे विकल्प उसमें बना देते हैं, कुछ भी, टॉलमी आ गया, ठीक है, एलेक्जेंडर कनिंगम डाल दिया, कुछ भी डाल सकते हैं, विसेंट स्मिथ डाल दिया, जेम्स प्रिंसेप डाल दिया, तो सारे ऑप्शन गलत हैं। सही उत्तर क्या है? विल्फ्रेड एच शॉप, विल्फ्रेड एच शॉप। या मान लीजिए रुस्किन बॉन्डी डाल दिया तो गलत कर दीजिएगा। तो ये 15 प्रश्न थे हिस्ट्री के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।